हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो पूरी केमिस्ट्री का एक तरीके से कहा जाए तो बेस है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ से बाहर रह जाता है तो फिर सोचिए कि आपने केमिस्ट्री ना तो पढ़ी है और ना ही आप सीख पाएंगे। थोड़ा सा टिपिकल होता है ये, लेकिन उतना ही ज्यादा आसान। हम लोग बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की। हम यहां आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल क्या होता है, इसके कैलकुलेशंस कैसे किए जाएंगे, और फिर साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोल का हमारी केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास। तो किसी भी कैलकुलेशन के लिए कभी कभी हम किसी एक सब्सटेंस को, किसी एक पार्टिकल को हम स्टैंडर्ड पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस के रूप में मान लेते हैं, और बाकी को हम उसी के आधार पे कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्लेन करने के लिए जिस सब्सटेंस को एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस के रूप में कंसीडर कर लिया है वो है हमारा कार्बन 12 का एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल। अगर हम एटॉमिक मास ले रहे हैं तो कार्बन 12 का एक एटम हम कंसीडर करेंगे, लेकिन वही अगर हम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं तो फिर हम वहां कार्बन 12 का एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको? तो एटॉमिक मास का मतलब हो गया कि किसी भी सब्सटेंस का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के कंपैरिजन में कितना भारी या हल्का है, इसी को हम उस एटम का एटॉमिक मास कहेंगे। फिर से, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम की अपेक्षा कितना हल्का या कितना भारी है, हम इसी को उस एटम का एटॉमिक मास कहेंगे। बात अगर हम मॉलिक्यूल को लेकर के करेंगे तो वही मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। यानी कार्बन 12 के एक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कोई भी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल कितना हैवी या कितना लाइट है, कितना हल्का या कितना भारी है, इसी को हम उसका मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। यानी किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल को हम कंपेयर कर देंगे कार्बन 12 के एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल के साथ। एटम को कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर करेंगे, मॉलिक्यूल को कार्बन 12 के मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करेंगे। जितना लाइट या जितना हैवी होगा कार्बन 12 के कंपैरिजन में, उसी को हम उसका एटॉमिक मास या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ये तो हो गया एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। फिर ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो जब भी हम एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो हम उसके लिए यूनिट मास का कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। जनरली जब कोई यूनिट ना लिखी गई हो तो हम उसको AMU कहते हैं। हम इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर किसी भी एटम का मास यूनिट के तौर पर हम ग्राम ले लेते हैं और उसका मास ग्राम में कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम उसे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। यानी द मास ऑफ एटम व्हेन कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरीके से व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में कैलकुलेट करें, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कैलकुलेट करें, तो फिर हम उसे ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास करेंगे।
आगे अगला जो हमारा टॉपिक हम उस पर पहुंच रहे हैं, जिसके लिए आज हम यहां आए हैं, वो टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। एक्चुअली पीछे आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेशन को करने के लिए हम जिन क्वांटिटीज का यूज करते हैं उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज दो थी, एक थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी थी हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी। इस फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी। इसी में से एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी मैटर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करते हैं उसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो होती है मोल या सिंपली MOL। ध्यान रखेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस फंडामेंटल यूनिट का यूज करते हैं वो फंडामेंटल यूनिट हमारी मोल कहलाती है। मोल अब है क्या, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें एक पेयर की, तो पेयर का मतलब हो गया दो ऑब्जेक्ट। अब उस दो ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी अगर लेते हैं तो वो एक पेयर ही कहलाएगा। शूज एक पेयर ही कहेंगे, कॉपीज एक पेयर कहेंगे, चॉक एक पेयर कहेंगे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे आप और एक पेयर लेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट की जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 2 होगी। इसी तरीके से अगर आप डजन की बात करते हैं, दर्जन लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दर्जन में सिर्फ और सिर्फ केले ही हम इंक्लूड करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उनकी क्वांटिटी 12 है तो हम उसे कह देंगे कि ये 1 दर्जन है, 1 डजन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी अगर 12 के इक्वल है तो फिर हम उसे 1 दर्जन मान लेंगे, 2 के इक्वल है तो हम उसे पेयर मान लेंगे। लेकिन अगर किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी, किसी भी पार्टिकल की क्वांटिटी 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल हो तो फिर हम कहेंगे कि वो 1 मोल है। फिर से ध्यान देंगे, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर पार्टिकल की जो संख्या है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल है। कहने का मतलब, तो अगर हम 1 दर्जन केला लेते हैं इसका मतलब 12 केला, 1 पेयर केला लेते हैं इसका मतलब 2 केला, लेकिन अगर हम 1 मोल केला लेते हैं तो उसका मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 केला, यानी इतने बनानास को हम 1 मोल बनाना कहेंगे। कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए नेचर के अंदर पाया जाने वाला, जिसको काउंट किया जा सकता हो, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो, अगर उसकी संख्या 1 मोल है दैट मींस कि उसके अंदर टोटल पार्टिकल्स 6.022 10⁻23 के इक्वल है। ऑब्जेक्ट की संख्या 6.022 10⁻23 है, स्मॉल पार्टिकल्स है तो भी उनकी संख्या 6.022 10⁻23 है, यानी 1 मोल में पार्टिकल्स की टोटल संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होती है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर थोड़ा सा और इसे क्लैरिफाई करते हैं। मान लीजिए अगर हमें दे दिया गया 1 मोल एटम, इसका मतलब हो गया कि टोटल एटम्स की संख्या हो गई 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हमें दे दिया गया 1 मोल मॉलिक्यूल्स, दैट मींस कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अगर हमें दे दिया गया 1 मोल आयंस, दैट मींस कि 6.022 10⁻23 आयंस की बात हो रही है। अगर हम ले लेते हैं 1 मोल कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस, इसका मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो कोई भी सब्सटेंस हो, सब्सटेंस कोई भी हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या माइक्रोस्कोपिक हो, अगर 1 मोल लिया जाएगा तो उसके अंदर पार्टिकल्स की टोटल संख्या या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो टोटल संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल है। ये जो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23, ये संख्या हमारी कहलाती है एवोगाद्रो नंबर, और इस एवोगाद्रो नंबर को
रिप्रेजेंट करते हैं हम M कैपिटल और नीचे सबस्क्रिप्ट में A। दैट मीन्स कि एक एवोगाद्रो नंबर इक्वल होता है एक मोल के, और एक मोल इक्वल होता है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स के। तो आइए लिख लेते हैं इसे हम, यानी हमारा जो एक मोल होगा वो हो गया, एक मोल अगर लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पार्टिकल का, तो इसका मतलब हो गया कि वो एक मोल एवोगाद्रोस नंबर के इक्वल होगा, और ये एवोगाद्रो नंबर इक्वल होगा 6.022 10⁻23 के। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी सब्सटेंस लिया जाए, कोई भी पार्टिकल लिया जाए, तो अगर एक मोल है तो इसका मतलब कि उसके अंदर पार्टिकल्स की जो टोटल संख्या है वो 6.022 10⁻23 के इक्वल होगी, और इस संख्या को हम एवोगाद्रो नंबर कहेंगे। आगे, ये जो एक मोल है ये किसी भी एटम का एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। आइए देखते हैं, अगर हम ले लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, तो इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर पार्टिकल्स की जो टोटल संख्या होगी वो इतने के इक्वल होगी। यानी अगर एक मोल एटम लेते हैं तो 6.022 10⁻23 एटम होंगे, एक मोल मॉलिक्यूल लेते हैं तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, एक मोल आयन लेते हैं तो 6.022 10⁻23 आयन होंगे। इसके बाद ये संख्या एवोगाद्रो नंबर कहलाती है, और ये एवोगाद्रो नंबर जो होगा वो इक्वल होता है हमारे मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक वेट। फिर से समझेंगे, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल अगर हम लें तो वो एक मोल इतने पार्टिकल कंटेन करेगा, और उसके अंदर पार्टिकल्स की जो ये संख्या होगी वो एक एवोगाद्रो नंबर कहलाएगी, और ये एवोगाद्रो नंबर पार्टिकल्स का जो टोटल वेट होगा, इतने पार्टिकल्स का जो टोटल वेट होगा वो उसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखते हैं। मान लीजिए अगर हम सोडियम का एग्जांपल ले लें, तो सोडियम के अगर एक मोल ले लेते हैं, एटम्स की बात करें अगर सोडियम के एक मोल एटम्स की, तो टोटल इस सोडियम के अंदर एक मोल अगर लिया जाए सोडियम का, तो एटम्स की जो टोटल संख्या होगी वो इतने एटम्स के इक्वल होगी, यानी एक एवोगाद्रो नंबर के इक्वल होगी। फिर से, एक मोल सोडियम का एटम यानी 6.022 10⁻23 एटम, और इतने सारे एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 23 ग्राम, क्योंकि सोडियम का मास, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास आपका, सोडियम का एटॉमिक मास आपका 23 ग्राम होता है। यानी अगर सोडियम का मास 23 ग्राम दिया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सोडियम के एक एटम का मास 23 है, नहीं, सोडियम के एक मोल का मास 23 है। दैट मींस 6.022 10⁻23 का मास आपका 23 ग्राम दिया गया है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? तो एक एटम का मास अगर कैलकुलेट करना होगा तो 23/6.022 10⁻23 के इक्वल हमारा एक एटम का मास हो जाएगा। अगर यही गैसियस सब्सटेंस होता तो पीछे आपने एवोगाद्रोस लॉ पढ़ा है, और उस एवोगाद्रो लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैसियस सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं तो पार्टिकल की संख्या तो इतनी ही होगी, मास उसका इतना ही होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो एसटीपी पर जो वॉल्यूम होगा उसका वो 22.4 लीटर के इक्वल होगा। यानी आइए एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस का एक मोल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है,
तो एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर पार्टिकल्स की जो टोटल संख्या होगी वो 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल के इक्वल होगी, और इसका मास जो होगा वो मास 32 ग्राम के इक्वल होगा, और जबकि इसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर के इक्वल होगा। फिर से एक बार, किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल लिया जा रहा है तो उसके अंदर पार्टिकल की संख्या इतनी ही होगी, एक एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, और उसका मास उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, और अगर वह गैसियस सब्सटेंस है तो फिर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर के इक्वल होगा। एक और एग्जांपल लीजिए। अगर मान लीजिए दे दिया गया है, एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए पहला सवाल है कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। ध्यान देंगे, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, और आपसे सवाल पूछा गया है कि सिल्वर के एक एटम का मास कितना होगा, जबकि हमें पता है कि सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 108 ग्राम या 108 यूनिट। माने ये 108 ग्राम उसके एक एटम का मास नहीं है, बल्कि एक मोल एटम का मास है। तो सिंपल है, जब हमें एक मोल एटम का मास दिया गया हो और एक मोल का एक एटम का निकालना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। एक मोल का मास हमें दिया गया है, कितना? तो एक मोल का मास दिया है 108 ग्राम। अब हमें पता है कि एक मोल में एटम्स की संख्या कितनी है, तो एटम्स की संख्या होगी 6.022 10 टू द पावर 23। इतने एटम्स होंगे, और इतने एटम्स का जो मास होगा वो 108 ग्राम है, ना कि एक एटम का मास। ध्यान देंगे, अगर एटॉमिक मास 108 ग्राम दिया गया है, इसका मतलब एक एटम का मास 108 नहीं है, बल्कि एक मोल एटम का मास 108 है। तो अब अगर हम लिखते हैं कि एक मोल का मास 108 है, दैट मींस कि 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास 108 है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? तो एक एटम का मास हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 6.022 10 टू द पावर 23। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही हमारा एक मोल एटम का एक एटम का जो मास होगा सिल्वर का वो इतना है। फिर से, एक मोल का मास 108 ग्राम दिया है, जिसको हम उसका एटॉमिक मास कहते हैं। हमें एक एटम का मास कैलकुलेट करना है, तो सिंस 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स का जो मास है वो 108 ग्राम है, तो एक एटम का मास जो है वो 108 डिवाइडेड बाई 6.022 10 टू द पावर 23 के इक्वल है। एक और एग्जांपल लीजिए और फिर से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइए, मान लीजिए हमें दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होगा 2 इंटू 16। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 प्लस 32 दैट मीन्स कि 44 ग्राम। अब ये 44 ग्राम जो मास आया है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास यानी एक मोल का मास है। यानी हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे कि सिंस 1 मोल ऑफ CO2 जो मास है एक मोल का वो है 44 ग्राम, और एक मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? तो हम लिखते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स।
तो इतने मॉलिक्यूल्स का जो मास दिया गया है वो 44 ग्राम है। ध्यान देंगे, मॉलिक्यूलर मास 44 का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास 44 नहीं है, बल्कि एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास 44 है। यानी 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 44 है। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? तो एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 10⁻23। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का, एक एटम का, सिंगल एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जरा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आइए देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। इस बार हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल इन 12 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल, यानी 12 ग्राम अगर आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो उसमें मोल की संख्या कितनी होगी? आइए लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के इक्वल होता है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2 ग्राम, यानी 2 ग्राम में 1 मोल है। तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा? यानी 1/2 मोल होगा। इसी तरीके से हमें कितना मोल दिया गया है, कितना ग्राम दिया गया है? 12 ग्राम। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे कि 12 ग्राम में कितना मोल होगा, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 12, दैट मीन्स कि 6 मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और सिंपल फॉर्मूला है। उस सिंपल फॉर्मूले को हम कहेंगे वेट अपॉन मोलर मास। अब वेट कितना हमें दिया गया है? तो वेट दिया गया है 12 और मोलर मास कितना है हमारा? 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6। यानी हम सिंस एंड देयरफॉर वाली टेक्निक का यूज करके भी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। इस फॉर्मूले को रखेंगे आप अपने पास, हमेशा इस फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल को n से इंडिकेट करते हैं, वेट को w से और मोलर मास को कैपिटल M से। ये फॉर्मूला हमारा होगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। कुल मिलाकर के किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर पार्टिकल की संख्या 6.022 10⁻23 होगी। वो पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। उसका टोटल मास यानी 1 मोल का मास यानी 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स का मास उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। और अगर वह गैसियस सब्सटेंस है तो इतने सारे यानी 1 एवोगाड्रो नंबर इक्वल के बराबर जो पार्टिकल्स हैं, इतने का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर के इक्वल होगा। तो एक बार और मैं वो स्टेटमेंट आपके लिए लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे हमेशा जब भी आप नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा इक्वेशन होगा कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लिया जाए तो पार्टिकल्स की संख्या 6.022 10⁻23 के इक्वल होगी और ये उसके मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास के इक्वल होगा। और अगर वह गैसियस सब्सटेंस है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर, वो भी एसटीपी पर इतना उसका वॉल्यूम आएगा। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, उस तरीके को भी हम समझेंगे और फिर देखेंगे। आइए लेते हैं एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 10 gram of carbon atom। चलिए ध्यान देंगे, जैसे ही कोई क्वेश्चन आए जहां नंबर ऑफ पार्टिकल, वेट, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल, वॉल्यूम के ऊपर रिलेशन हो, वहां हम इस स्टेटमेंट को पहले लिख लेंगे।
पहला जो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये कि ध्यान देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है 10 ग्राम में। किसके लिए? तो कार्बन के लिए। आपको पता है कि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मास होता है 12 ग्राम, और ये 12 ग्राम क्या कहलाएगा? तो 12 ग्राम उसका 1 मोल कहलाएगा, और 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स की संख्या होगी वो 6.022 10⁻23 के इक्वल होगी। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 10 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे। तो सिंपल है कि अगर 12 ग्राम लेते हैं तो पार्टिकल्स की संख्या 6.022 10⁻23 है, तो अगर 1 ग्राम लेते हैं तो पार्टिकल्स की संख्या 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12 होगी। तो अगर हम 10 ग्राम ले लेते हैं तब कितना होगा? तो 10 ग्राम अगर ले लेते हैं तो 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, ये होगा हमारा 10 ग्राम। अगर हम कार्बन का लेते हैं एटम का, तो उसका जो पार्टिकल की संख्या होगी वो इतने के इक्वल होगी। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आप कैलकुलेट करेंगे इसे। दूसरा भी एक तरीका है जिसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन मिले, आप इस इक्वेशन के ऊपर दिए गए डेटा को फिट करें। कैसे फिट करना है? तो कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी मोल, पार्टिकल, मास और वॉल्यूम, इनमें से आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल को। दैट मींस इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पूरा इक्वेशन लिख लेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी। ये हमारा ऊपर का रिलेशन है। इस रिलेशन में क्या निकालना है हमें? तो कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी ये वाला हमें कैलकुलेट करना है। कितने में? तो 10 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ये क्या दिया गया है? तो ये उसका मास दिया गया है, यानी 10 ग्राम में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। तो जिसको कैलकुलेट करना है उसके नीचे क्वेश्चन मार्क, और जो दिया गया है उसके नीचे उसकी वैल्यू। बाकी 2 चीजें बचेंगी। यहां इस क्वेश्चन में मोल बचेगा और वॉल्यूम बचेगा। इन दोनों की जरूरत यहां नहीं है, उसे रिप्लेस कर दीजिए। अब इन 2 लाइंस से, इन 2 इक्वेशंस से आप एक रिलेशन डेवलप करेंगे। क्या रिलेशन डेवलप करेंगे आप? तो आप डेवलप करेंगे कि कार्बन के लिए मास होता है 12 ग्राम। दैट मींस कि 12 ग्राम मास का पार्टिकल की संख्या है 6.022 10⁻23, तो 10 ग्राम में कितना होगा? यानी 12 ग्राम अगर कार्बन का लेते हैं तो पार्टिकल है 6.022 10⁻23, तो 1 ग्राम कार्बन अगर लेंगे तो फिर से वही 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12, और अगर 10 का लेते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा 10 ग्राम के अंदर, 10 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या। तो कुल मिलाकर के किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लिया जाए तो उस 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की जो टोटल संख्या होगी वो 6.022 10⁻23 के इक्वल होगी, और उसका जो टोटल मास होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और एसटीपी पर अगर वह गैसियस सब्सटेंस है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर के इक्वल होगा। इन 4 रिलेशंस के बेसिस पर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर से उसे देखा जाएगा, फिर से उसके लिए अलग से एक हम लोग लेक्चर प्रिपेयर करेंगे जिसमें मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, एक चीज जो आपको हमेशा नोट करके रख लेना है, याद रखना है, वो है अभी जो ऊपर रिलेशन लिखा गया था, उस रिलेशन को, वो रिलेशन है, अभी मैं फिर से एक बार दोबारा उसे लिख दे रहा हूं, वो रिलेशन है आपका किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर लिया जाए तो उसके अंदर पार्टिकल्स की जो टोटल संख्या होगी वो 1 एवोगाड्रो नंबर, दैट मींस 6.022 10⁻23 के इक्वल होगी, और ये उसके मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक
मास के इक्वल होगा यूनिट ग्राम में लेंगे इसका हम, और फिर इसका अगर वॉल्यूम लिया जाए तो इसका टोटल वॉल्यूम एसटीपी पर, अगर वह गैसियस सब्सटेंस है तो 22.4 लीटर, और वो भी एसटीपी पर उसका वॉल्यूम होगा। इस रिलेशन को आप हमेशा लर्न करेंगे, इस रिलेशन को हमेशा याद रखेंगे। जहां भी नंबर ऑफ मोल, पार्टिकल, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर वॉल्यूम एट एसटीपी की बात आती है तो फिर इस रिलेशन के द्वारा हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ मोल के बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। आइए देखते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हम पूरे कंपाउंड का मास 100 ग्राम ले लें तो कितना ग्राम हाइड्रोजन एटम या और कितना ग्राम ऑक्सीजन एटम है, इसी को हम इसका परसेंटेज कंपोजिशन करेंगे। यानी सब्सटेंस का मास चाहे जो हो, अगर 100 ग्राम होता तो उस 100 ग्राम में कितना ग्राम कोई भी पर्टिकुलर एटम होगा, इसी को हम उसका परसेंटेज कंपोजिशन करेंगे। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं और फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O। आइए लेते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम H2O यानी जो हमारा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन एटम है तो मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। दैट मीन्स कि टोटल हमारा जो मास आएगा वो 18 होगा। अब इस 18 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है, तो हाइड्रोजन का मास है आपका 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है, तो ऑक्सीजन का मास है 16। तो अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना हो हाइड्रोजन का, तो हम लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर एटम का मास इन द मॉलिक्यूल, दैट मीन्स की 2, डिवाइडेड बाई उस मॉलिक्यूल का टोटल मास, दैट मीन्स की 18, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारा हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन होगा। इसी तरीके से अगर हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो हमें, तो ऑक्सीजन का मास, दैट मीन्स की 16, डिवाइडेड बाई पूरे मॉलिक्यूल का मास, दैट मीन्स की 18, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन होगा। तो फिर से एक बार, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का अगर परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है तो हम उस पहले मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें कौन कौन से एटम है और उनका कितना कितना वेट उसमें इन्वॉल्व है। उस एटम का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि कैल्शियम कार्बोनेट में मौजूद जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करेंगे। यानी कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। ये लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कैल्शियम का मास हो गया 40 ग्राम, कार्बन का मास हो गया 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास हो गया 16 इंटू 3, दैट मीन्स 48 ग्राम। सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 40 प्लस 12 एंड प्लस 48 कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 100 ग्राम। अब हमें कैलकुलेट करना है
परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम अगर निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, कैल्शियम का मास डिवाइडेड बाय पूरे मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन का अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होगा तो कार्बन का मास डिवाइडेड बाय पूरे मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। ऑक्सीजन का अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होगा तो ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय पूरे मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन। कुल मिलाकर के जिस सब्सटेंस का हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय पूरे मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी दिए गए एटम का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट हो जाएगा। आज हमने दो टॉपिक्स पर डिस्कस किया। पहला था हमारा मोल कॉन्सेप्ट का, जिसमें हमने मोल, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एसटीपी पर किसी गैस के वॉल्यूम के बीच एक रिलेशन था, उस रिलेशन को पढ़ा। दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा परसेंटेज कंपोजिशन का। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है वो केमिस्ट्री के सिलेबस के हिसाब से, चाहे यहां से आप कितनी भी हायर स्टडीज में जाएं, कंसंट्रेशन जहां कैलकुलेट करने की बात आएगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात आएगी, वहां नंबर ऑफ मोल के बिना आपका बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा और हम लेक्चर लेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा पढ़ा आपने आज, आप घर पे बैठ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, पूरी वीडियो को देखिए, तब जाकर के क्लैरिफाई होगा कि नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।